माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये पेपर है 2024 का सी सेट का। और जो मैंने ये ब्लू से मार्क किया है फिर रेड से मार्क किया है, ये क्या बतलाता है? जो ब्लू से मार्क किया है ये हमारे हमेशा की तरह टेंसेस का पार्ट होगा, और रेड ये हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन आपका इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे आपको दो फ़ायदे होने वाली है। पहले तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे इंग्लिश के ही, और दूसरा ये जो इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट समझ में आए इसी को आप अप्लाई करके प्रैक्टिकल वे में दूसरे भी क्वेश्चन से आप सारी चीज़ें यूं ही समझ पाओगे। अगर आपको हिंदी आती है, मतलब अगर से ऐसी बोलचाल वाली कन्वर्जेशनल, आप चाहे तो इसका क्वेश्चन पढ़े और वो हिंदी समझ में आ रही क्या देखे। अगर नहीं आ रही तो हम इसका एलियन लैंग्वेज का ये सहारा ले सकते। तो हमारा वही मकसद है कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम द हिंदू से इंग्लिश सीख चुके हैं थोड़ी बहुत। हमने आंसर बुकलेट जो प्रीवियस टॉपर्स के होते हैं उससे सीखी है। अब हम PYQs को टारगेट करेंगे कि यूपीएससी किस तरह की इंग्लिश इस्तेमाल करता है, जिससे आपको समझने में आसानी हो इंग्लिश की। और बाद में हम स्टैंडर्ड बुक्स जो होते हैं उससे भी इंग्लिश सीखेंगे। तो ऐसे ही कुछ इधर उधर के वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारी इंग्लिश सीख सकते हो। आई कैन टेल यू लाइक दैट। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दूसरों को बताना है, नहीं पसंद आया तो मुझे बताना है कि क्यों पसंद नहीं आया। सो देखिए, सब में पहले मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। Okay, as inflation rises, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help household। अब देखिए यहाँ पे ना किस तरीके से हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। मैंने पहले ही से आपके लिए कर रखा है कि जो ये बॉक्स है, आपको जो स्क्वायर रेक्टेंगल नज़र आ रहा है एक तरह से, मतलब ब्लू वाला, तो ये मैंने आपको पहले ही है ना बता दिया कि गवर्नमेंट आर स्पेंडिंग। अब आपको ये पता है कि अगर स्पेंडिंग आ रहा है तो इसका मतलब कोई चीज़ हो रही है, खर्च कर रही है, गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मायने। देखिए मायने कैसे समझेंगे आप इसे। एज जैसा कि इन्फ्लेशन राइजेस, यानी जैसे कि इन्फ्लेशन राइज होता है, इन्फ्लेशन राइजेस होता है, मतलब इन्फ्लेशन के मायने क्या है कि आप, मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन के मायने? जो क्या कहेंगे हिंदी में, क्या लफ्ज़ है उसके लिए? जो महंगाई बढ़ जाती है, जो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। तो एज इन्फ्लेशन राइजेज, जैसे ही महंगाई बढ़ती है, इवन गवर्नमेंट्स, यहाँ तक कि मतलब गवर्नमेंट भी इस तरीके से, यहाँ तक गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं ना, इवन गवर्नमेंट्स प्रीवियसली कमिटेड टू, मतलब यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो पीछे अपने आप से कमिटमेंट कर चुकी है टू बजट डिसिप्लिन का, आर स्पेंडिंग फ्रीली। और वो अब मतलब फ्रीली ऐसे ही पैसे, मतलब पैसे खर्च कर रही है ऐसा बोलेंगे हम। टू हेल्प हाउस होल्ड, मतलब हम जैसों को, हाउस होल्ड्स को, सारे लोगों को हेल्प करने के लिए वो फ्री में, मतलब फ्रीली ये कर रही है, ओपन खुले में क्या कर रही है, सब पर खर्च कर रही है। ये बोलने की बात आ रही है। मतलब इसका क्या सेंस आ रहा है? देखिए, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता है, गवर्नमेंट भी क्या करती है कि प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन, वो बजट डिसिप्लिन से कमिटेड है, लेकिन फिर भी वो स्पेंड कर रही है, खर्च कर रही है हाउस होल्ड पर फ्रीली। ये मतलब आ रहा है। अब दूसरे इस पर जाते हैं, इसके हम कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। हायर इंटरेस्ट रेट्स announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity। ये क्या मायने होते हैं हम देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये टर्म है हमारा फिस्कल ऑस्टेरिटी, ये टर्म होता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं एक दो लाइन में इसके मायने भी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हायर इंटरेस्ट रेट्स है अनाउंस बाय, जो देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा हायर इंटरेस्ट रेट्स आर हो गया यहाँ पे, कि या वर्ड आर ही है ऐसा आगे का सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट में तो हायर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस बाय सेंट्रल बैंक्स। जो हायर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जो बड़ा है वो अनाउंस किया गया, ऐलान किया गया सेंट्रल बैंक्स के ज़रिए। आर सपोज टू, ये स्ट्रक्चर है हमारा। ओके, ये इसका क्या मतलब था? इसको मतलब इसे क्या करना था? जो हायर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए थे सेंट्रल बैंक के द्वारा, ऐलान किए गए थे, उसका क्या काम था कि वो हेल्प करे प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी। फिस्कल ऑस्टेरिटी क्या होता है? ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये करता है, मतलब जो हमारे पर उधारी है वगैरह है, ये घटाकर, मतलब इसे कम करके हम एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए। वो होता है जो हम दूसरे देश से कर्ज लेते हैं, या हमारे देश के जो बिजनेसमैन होते हैं उससे कर्ज लेते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो वो, या फिर RBI से गवर्नमेंट कर्ज लेती है, वो वाली चीज़ें क्या करते हैं, उसको मतलब लिमिट में आ जाए, उसके लिए उसे बोलते हैं फिस्कल ऑस्टेरिटी। ओके, अब देखिए अगर ये वर्ड को हम टुकड़ों में बांटे तो देखिए, मॉडेस्ट के मायने खुद होता है। अब मॉडरेट लफ्ज़ सुने होंगे, मॉडरेट जो होता है हमारा, मॉडरेट लफ्ज़ उसी को बोलते हैं, मतलब एक तरह से मामूली, नर्म हो, लिमिटेड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडेस्ट कहते हैं। अब ऑस्टेरिटी के मायने क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको टर्म समझने में हमेशा आसानी हो।
अब इसके क्या मायने होते हैं, देखिए ऑस्टेरिटी के एक तरह से मतलब इंसान का एटीट्यूड थोड़ा एक तरह से कड़क हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, सवियर हो जाता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब जब इंसान तपस्या करता है तो कैसे सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश करता है, वैसे ही अलग अलग तोड़ने के बाद ये मायने बनते हैं। तो देखते हैं हम, तो हमें हमारा यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया है सपोज टू का। ये कैसे इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है यहाँ पे, क्यों वो भी मैं बताऊँगा। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि हायर इंटरेस्ट रेट्स announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity because to maintain stable debts while paying more to borrow, governments must cut spending or raise taxes। अब देखिए इसकी भी मायने मैं समझाता हूँ आपको, अगर आपको नहीं समझ है। अगर आप ये वीडियो भगाना चाहते तो भगाते, क्योंकि अभी हमने इंग्लिश का कॉन्सेप्ट शुरू नहीं किया, मैं आपको इसके मायने ही बता रहा हूँ अभी। ओके, कि आपके हाथ में। सो देखिए, अब हमें क्या बोल रहे थे कि जो हायर इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका क्या काम था कि वो हमारे उधारी को कम करे, फिजिकल इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आए, क्योंकि टू मेंटेन स्टेबल डेट्स। अब स्टेबल डेट्स क्या होता है, मतलब कि सिंपल से माने क्या होते हैं कि जब कंट्री की एक ऐसे हैसियत है, ऐसी औकात है कि वो डबल से उधारी ना लेकर पहले का उधारी चुका दे, तो उसे हम कहेंगे स्टेबल डेट्स है उसके पास। ओके, मतलब वो उधारी को पे कर सकता है एक तरह से, ये बोलेंगे हम। सो देखिए उसके हमने देख लिया, बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट्स वाइल पेइंग मोर टू बोरो, वाइल पेइंग, ओके, मोर टू बोरो मतलब किसी को दे रहे हैं आप, पे कर रहे हैं, और उधारी ज़्यादा करने के लिए, मतलब उधारी ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे एक तरह से, ये कहेंगे। गवर्नमेंट्स मस्ट कट, मतलब गवर्नमेंट को क्या कट करना होगा, स्पेंडिंग और रेस टैक्स। तो गवर्नमेंट का दो चीज़ें करना होगा, या तो स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखते हैं, विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। अब देखिए, जो विदाउट द फिजिकल बैकअप, फिजिकल यानी आपके पास है मनी, आपको जो भी पे कर रहे हैं आप, आपकी जो उधारी है वगैरह उतना है आपके पास। ओके, विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन, तो अपना ट्रैक खो दी एक तरह से। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी। ओके, जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशनरी बढ़ जाएगी, ना कि डिस्प्लेशनरी होगी वो, बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। अभी क्या करेंगे, देखिए अगर से हम ऐसा करते हैं, ओके, विदाउट द फिजिकल बैकअप, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन, तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होगा, ट्रैक्शन लूज कर देगा ये। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है ट्रैक्शन के मायने, कि आपको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए कि आप आगे प्रोग्रेस कर सके, वो भी एक मायने। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि फिजिकल बैकअप के बिना आप ट्रैक्शन लूज़ करोगे, यानी आपके अंदर इंटरेस्ट पे करने की आपकी वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी, तो ये इन्फ्लेशनरी बढ़ जाएंगे, यानी महंगाई बढ़ेगी, नॉट डिस्प्लेशनरी, यानी महंगाई कम नहीं होगी। बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट्स, क्योंकि वो क्या करेंगे, मतलब ऐसे ही गवर्नमेंट को क्या करेंगे, बोरो करने के लिए मजबूर कर देंगे। ओके, टू पे राइजिंग डेट सर्विसिंग, मतलब क्या है, टू पे डेट सर्विस कॉस्ट। मतलब इसके क्या मायने होते हैं कि आपके पास, मतलब आगो इधर उधर करके मायने एक जैसे ही यहाँ पर, कि आपके पास पैसे है, आप प्रिंसिपल भी पे कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, आपने जो भी उधारी खरीदी है, ओके, मतलब ले रखी है, वही बात हो रही है। तो ये मजबूर करेगा कि ये और ज़्यादा मतलब पैसे उधार में ले, इस तरीके से मायने आ रहे हैं। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग इज़ ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेस। मतलब क्या हो रहा है, देखिए द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग क्या होती है कि मतलब जो भी आपका जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है, जो भी महंगाई बढ़ रही है या कम कर रही है, अगर वो फिक्स नहीं किया गया है, तो ये हमारे सेंट्रल बैंक्स का जो आउटकम आएगा, जो भी हम रेट इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसको ये डैमेज कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सेंट्रल बैंक के लिए। ये मायने हो रहे हैं इसके। ओके, द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेस। तो इसके मायने तो आपको समझ में आ गए कि अगर हमने ये फिक्स नहीं करे तो इसका ग्रेटर क्या पड़ेगा, रिस्क पड़ेगा किस पर, पब्लिक डेट पर। पब्लिक डेट भी क्या होता है, एक तरह की उधारी होती है कि हम डेवलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब गवर्नमेंट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट टू ओके बजट डेफिसिट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही क्या है, बजट डेफिसिट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये पार्ट था, वैसा मुझे समझाना तो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने आपको समझाया। इकोनॉमिक की आपको अच्छे से डिटेल होगी, मेरे से भी ज़्यादा, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको भी अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हैं औरों को भी। वैसे हमारा पार्ट है यहाँ पे इंग्लिश सीखना, तो मैं अब आपको इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। तो आपको मैंने वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से सभी को पता होता है कि हम एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें या तो या तो यहाँ पे इज़ आएगा
या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा, और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फोर फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, कमिंग। सो जैसे एक जुमला बनाता हूँ मैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। और अगर यहीं पे गवर्नमेंट्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ शॉर्ट में, गवर्नमेंट्स आर स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट्स प्रीवियसली कमिटेड टू, ये इसकी वजह से बजट डिसिप्लिन, इसकी वजह से हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये आसान है इसलिए समझ में भी आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं इसका, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसमें भी। तो देखिए सपोज टू का मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी हमारे जो कोर्स में यूट्यूब में पढ़ाते हैं, शायद उन्हें पता नहीं होगा इसके मायने, या पता भी होगा, व्हाटएवर। सो देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी मैं हेल्पिंग वर्ब के मायने बोलूँगा, या तो इसके मायने क्या होंगे, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इज़ होगा, एम होगा, आर होगा। और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉज होगा या फिर वर होगा। और ये आपको पता होना चाहिए, इस कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, वॉज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, वर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है। सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी, ही, दे, शी, इट, वो हम जो पढ़े थे वही। और यहाँ पे हमको हमेशा क्या लगाना है, ये सपोज़, ये ऐसा ही फॉर्म रहेगा कि इसको बदलना नहीं है, सपोज़ नहीं करना है, सपोज्ड ऐसा ही रहना है, सपोज टू। और इसके बाद हमेशा क्या लगाना है हमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे सपोज टू और हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सो इसके मैं मायने समझाता हूँ, मतलब क्या है इसके मायने। सो देखिए आप कभी क्या करते हैं, क्लास में वगैरह जाते हैं, राइट, क्लास में वगैरह जाते हैं हम, तो आपके टीचर क्या कहते हैं आपको कि आपको तो इस वक्त आना चाहिए था, कि हमारे क्लास टीचर क्या कहते हैं कि आपको इस वक्त आना चाहिए। जैसे समझिए आपका क्लास है 8 AM को, मतलब सवेरे, और आप वहाँ पे पहुँचते हैं 8:10 को, तो आपके टीचर का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, आपको कैसे बोलेगा, यू आर सपोज टू कम, कौन से टाइम पे, ये वाले टाइम पे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। वैसे आपका दोस्त है, समझ ली, आपने उसे कब बुलाया, 9:30 बजे बुलाया, और वो आ रहा है 10 बजे, तो आप कैसे बोलेंगे उसे भी, यू आर सपोज टू कम, कौन से टाइम पे, एट ये वाला टाइम, लेकिन आप आ गए ये वाले टाइम पे। सो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब इसे अगर से मुझे, मतलब इसका क्या मायने आएगा हिंदी में, क्या इसका सेंस आएगा, ये देखना है कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही थी कि आप इस वक्त पर आओ, ये उम्मीद की जा रही थी। मतलब यहाँ पे उम्मीद का सेंस आ रहा है कि किसी बंदे से ये उम्मीद की जाती है, तवक्का की जाती है कि वो ये काम करे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखिए, ओके, सपोज टू हो गया, मॉडल फिजिकल फैलेसी हो गया। अब यहाँ पे देखिए वाइल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वाइल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक रहता है ड्यूरिंग, ओके, और एक रहता है वाइल। तो ये ड्यूरिंग क्या है, वाइल क्या है, मैं बताता हूँ। दोनों के भी माने के दरमियान कोई काम कर रहे हैं। अब जैसे मुझे बोलना है कि मैं, वो खाना खाते देख, वो पढ़ते पढ़ते खाना खाती है, वो पढ़ते पढ़ते टीवी देख रही है, वो पढ़ते पढ़ते सो रही है, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो देखिए पहले वाइल को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। सो देखिए अब मुझे बोलना है कि वो टीवी देख रहा है, ओके, ही इज़ वॉचिंग, ओके, टीवी। अब मुझे बोलना है कि अब पढ़ते हुए, ऐसे बोलना है हमें, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि वो पढ़ते हुए टीवी देख रहा है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ही इज़ वॉचिंग टीवी वाइल रीडिंग, या फिर ही इज़ रीडिंग अ बुक वाइल वॉचिंग टीवी। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। मतलब ये वाइल कब लगाना है, जब आसपास वर्ब नज़र आ रहे हो, ये याद रखना है, ओके। अब ड्यूरिंग कब लगाना है, देखिए अब मुझे बोलना है कि मैं किसी को उस दौरान मिला। जैसे मुझे बोलना है कि आई मेट हर, ओके, मैं उससे मिला ड्यूरिंग माई, अब मैं यूपीएससी जर्नी लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप प्रिपरेशन भी लिख सकते हो कि यूपीएससी जर्नी, क्योंकि आई थिंक, ओके, आई कंसिडर दिस एज माई जर्नी, ओके, एज इट वॉज माई जर्नी, आई वुड जस्ट से। सो आई मेट हर ड्यूरिंग माई यूपीएससी जर्नी या यूपीएससी प्रिपरेशन। सो ये कब लगाते हैं हम, ड्यूरिंग, जब आगे कोई नाउन हो। इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं, ओके, इसको याद रख सकते हैं आप वैसे चाहे तो। सो उसके बाद देखिए उनके सपोज टू हो गया, ड्यूरिंग हो गया वगैरह, और क्या बचा है हमारा, विदाउट। आपको ये तो पता है कि विदाउट, बगैर, ऐसा भी लिख सकते हैं, विदाउट। अब आप यहाँ पे वर्ब का फुल फॉर्म भी लगा सकते हैं, विदाउट सीइंग योर फेस आई कैन टेल यू भी लगा सकते हैं, ओके, यहाँ पे यू, आई कैन टेल यू दैट यू आर sad, upset, whatever you want to write, okay, so you can just like write like that. So अगर आपको कोई फॉर्म, वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करना है तो उसके बाद आपको वर्ब का फोर फॉर्म इस्तेमाल करना है, ये याद रखना है। वरना आप नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ओके। फिर उसके बाद देखिए और क्या बचा हमारा,
ओके, सभी ख़त्म हो गया है आई थिंक। वैसे मैंने आपको सभी बता दिया है। तो देखिए ये छोटा सा एक मतलब एक तरह से डेमो समझ लीजिए कि हम ऐसे पढ़ने वाले ही चीज़ों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, और अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरों को बताना है, नहीं पसंद आया तो कमेंट करना है मुझे। ओके, सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।